यस तनिष्का, आपने मुझे मैसेज किया था, क्या फिगर आउट करना नहीं आ रहा है? उल्टा ऑपरेटिंग है। सो आप यू नो नीड टू फिगर आउट, आपको आपको ये फंडास पता है ना कि इन कैश फ्लोज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है। बस यू नॉट नीड टू फिगर आउट कि पीएनएल में ऑपरेटिंग में जा रहा है, इन्वेस्टिंग में जा रहा है, हमको कुछ काम ही नहीं है उस चीज का। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे और सेट ऑफ थिंग्स क्लियर होते जाएगी। मैंने आप लोगों को कल क्लास में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कराए थे कैश फ्लोज के। क्या आपने घर जाके थोड़े से उनको वापस देखे, समझ में आए हाउ टू मेक द लेजर्स, ओपनिंग क्लोजिंग, पीएनएल का मूवमेंट। जर्नली कोई भी लेजर का मूवमेंट क्या होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, उसका पीएनएल में कोई मूवमेंट होगा। अगर पीएनएल में नहीं है मतलब ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंस या तो पेड होगा या तो रिसीव्ड होगा। एम आई क्लियर एवरीवन? इज माई स्क्रीन विजिबल? आई थिंक नॉर्मल वाईफाई तो नहीं चल पा रहा है, यू हैव टू कनेक्ट विथ योर फोन्स। आप लोग इसलिए पूरी फीस सबमिट कर दिया करो ताकि बार बार ये दिक्कत ना आए। दिस इज अ रिमाइंडर दैट आपने फीस नहीं सबमिट की है। हम्म। हमने डाइल्यूटेड यूपीएस में 3 केसेस पढ़े थे, कौन कौन से? बोलो, डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने 3 केसेस पढ़े थे। बोलना तो पड़ेगा। वेरी गुड। मैम कन्वर्टेबल लोन नोट्स पढ़े थे, प्रेफरेंशियल शेयर्स पढ़े थे, कन्वर्टेबल एंड स्टॉक ऑप्शंस पढ़ा था। वेरी गुड धीरज। बाकी किसने ईपीएस नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा? ईपीएस में थे प्रफुल्ल, अपन छुट्टी पे थे पर थे तो सही क्लास के, स्टूडेंट तो थे। यस। भावेश नहीं पढ़ा, आप दोनों ने। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने कौन से 3 केसेस पढ़े थे? यही क्वेश्चन था। सक्षम अपन तो 2-3 बार पढ़ चुके हैं यार अब तो। ईपीएस नहीं पढ़ा, डीपीएस पिछली बार भी नहीं पढ़ा, इस बार भी नहीं। तो पिछली बार का याद नहीं? मैम ऐसे ही याद नहीं रहता है, और पिछले बार का कैसे याद? रितोष? मैम एक तो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे वेरी गुड महक। और एक स्टॉक ऑप्शन और वारंट। वेरी गुड। अपन आज क्लास क्यों नहीं आए? बहुत बारिश हो रही थी। नहीं मैम, बारिश में भी आ जाती हूँ मैं तो। तो फिर? मैम आज मेरा अपॉइंटमेंट है इसलिए मैं नहीं। ओहो, ठीक है। अच्छा, भावेश अपन इतने इरेगुलर क्यों है क्लास अटेंड करने में? मैम ऐसे ही, थोड़ा टाइम कॉलेज का मजा, थोड़ा टाइम आपका। पर आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझो, आपकी एक क्लास मिस होती है, एक क्लास। देखो मुझे कुछ नहीं जाएगा, मैंने तो पढ़ा दिया, बट आपका एक क्लास मिस हुआ ना, आपने बहुत अच्छा पार्ट मिस कर दिया। मतलब या तो वो चैप्टर ही, मतलब मुझे ऐसा है, अगर आप कोई चैप्टर आ रहे हो तो ट्राई करो कि उस चैप्टर में पूरा हो, पूरे आओ, तो एटलीस्ट वो चैप्टर पूरा हो आपका। या फिर एक टॉपिक भी अगर उसका मिस हो रहा है ना, तो मत ही आयो। कंसोलिडेशन में तो यही करना, कंसोलिडेशन में मैं रेगुलर अटेंडेंस लूंगी। आप एक दिन नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगी आपको कितने दिन और नहीं आना है। बिकॉज मैं आपको वो चीज समझा, क्योंकि होता क्या है, जब मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, जैसे आज मैं पढ़ाऊंगी, उन्होंने कैश फ्लो नहीं पढ़ा, ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगी, कुछ चीजें इनको समझ में ही नहीं आएंगी और उनका फेस क्या होगा, ब्लैंक होगा, समझ में नहीं आएगा। फिर वो उम्मीद करेंगे कि टीचर उनको समझाए। पर डू यू थिंक जो कल पढ़ाया वो मैं 2 मिनट में आपको समझा सकती हूँ क्या?
दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द टीचर. सो कंसोलिडेशन में या तो आप रेगुलर आओ, ठान लो कि 1 महीना है या 15 या 20 डेज है, किसी भी हालत में, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, ब्रेकअप आए, कुछ भी आए, कोई फैमिली फंक्शन, कोई इवेंट हो, हम तो आएंगे. और या फिर फर्स्ट डे से ही मत आओ, मेरे लिए वो भी, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. आप नहीं भी आओगे ना तो भी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ. आप लेक्चर्स के थ्रू कर लेना, बट कंसोलिडेशन में एक क्लास भी मिस की, अगर नेक्स्ट डे ब्लैंक फेस बनाया तो मैं आपको क्लास से डायरेक्ट बाहर निकालूंगी. मैम रिजिड बन रहे हो, बन रहे हो, बिकॉज कंसोलिडेशन इतनी जल्दी समझ में ही नहीं आएगा. आप जिस हिसाब से इरेगुलर रहोगे ना, उसमें कंसोलिडेशन नहीं समझ में आएगा. तो या तो रेगुलर रहना या तो हैप्पीली मत आना, मुझे वो भी चलेगा, उसमें भी मैं बहुत हैप्पी हूँ. ठीक है, चलो. मैम हमने कुछ चीजें सीखी थी. मैंने आपको बोला था हम डिविडेंड बांटते हैं डिविडेंड. किसमें से बांटते हैं? रिटेन्ड अर्निंग. तो अगर आपको मैं बोलूं, मैं आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दे दूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दे दूं, और पीएनएल का नेट प्रॉफिट दे दूं, तो क्या आप पता कर सकते हो कि इस साल कितना डिविडेंड बांटा? यस और नो? मैम ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का प्रॉफिट रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर हुआ, और जो डिफरेंस आएगा, व्हाट वी कॉल्ड, वी ऑलवेज, इट ऑलवेज बी अ डिविडेंड पेड. यस और नो? अगर मैं आपको डिविडेंड का अमाउंट दे दूं और बोलूं कि उस साल प्रॉफिट कितना कमाया, निकाल पाओगे? ओपनिंग, क्लोजिंग, डिविडेंड पेड, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? जर्नली आपको लेजर में आपको बना के डिविडेंड पेड निकालना होता है. मैम क्यों डिविडेंड पेड निकालना होता है? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो बना रहे हैं. तो डिविडेंड पेड आउटफ्लो ऑफ द कैश, तो हमको बैलेंसिंग फिगर जर्नली डिविडेंड पेड ही निकालना होता है. तो ये मत समझना कि रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, साल भर का प्रॉफिट, मतलब इससे कुछ निकलेगा नहीं. इससे निकलेगा ही. आपको किसी का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा तो उससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही. राधिका, कल अपन क्लास में थे, क्यों, क्या हो रहा है आपको? ना फाइन, वीकनेस होगी. वीकनेस इज वेरी बैड थिंग, आई कैन अंडरस्टैंड. सो और किसी का कुछ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट तो नहीं है कल? चलो, यहां तक सेटल्ड हो. अब आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मींस जहां पे उसने आपको पीएनएल दे रखा होगा, उसने आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी. ठीक है, क्या दे रखा होगा? पीएनएल और बैलेंस शीट, और कुछ सेट ऑफ नोट्स दे रखे होंगे कि इस साल ये किया गया, ये नहीं किया गया, वैसा. ठीक है, क्या करना है, हमारी जो कॉपी है उसको आप ओपन एंडेड रखना. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बनाया है तो इसी में हेडिंग्स आएगी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके नीचे थोड़े से नीचे, मतलब आप कम से कम 20-30 लाइन छोड़ के नीचे लिख दोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड अलग अदर दूसरी जगह लिख दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. हर एक ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते जाएंगे और फिगर आउट करेंगे इसका इंपैक्ट इन्वेस्टिंग में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा, कि फाइनेंसिंग में आएगा. एम आई क्लियर? प्लीज क्वेश्चन को देख के डरना मत. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, चाहे डेटा कितना भी बड़ा हो, आप जब उसको टुकड़ों में तोड़ते हो, इट मींस आप सिर्फ एक हेड पढ़ो, उसका ओपनिंग क्लोजिंग पढ़ो और उससे रिलेटेड मूवमेंट पढ़ोगे, तो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा. बट आप क्वेश्चन अगर ऐसे देखोगे कि यार ये पीएनएल दे रखा है, ये बैलेंस शीट दे रखी है और इतने मूवमेंट्स दे रखे हैं, कैसे करेंगे, तो वो वहीं आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को खत्म कर चुके हो और हार चुके हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. एम आई क्लियर? चाहे क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, बहुत पेशेंसली आराम से रीड करना है. अभी हम क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है, फिर समझेंगे बोल क्या है और फिर सॉल्व करेंगे. डन? सो कोई भी क्वेश्चन को देख के डरेगा क्या? हम तो डरपोक लोग हैं. अरे डर के दिखाओ. कौन सी बुक खोल रखी है अपन ने? Extract from the financial statement for the Nature Boy Black for the year ended 30th September 2009. 30th September 2009 का उसने क्या दे रखा है? स्टेटमेंट ऑफ
P&L। इसने सीधे स्टार्ट किया है विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कैन आई से ऊपर रेवेन्यू गया होगा, सीओजीएस गया होगा, उसके बाद जीपी आया होगा, और ऑल दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द मेन कोर्स बिजनेस एक्टिविटी, वो सारे ट्रांजैक्शंस ऐड और लेस होके आपको ये प्रॉफिट मिला होगा। ब्रॉडली देखें तो क्या इस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस होगा? अरे हुआ होगा, मतलब जो प्रॉफिट आया है उसमें डेप्रिसिएशन लेस होके आया होगा, यस और नो? क्या आपको दिख रहा है कितना डेप्रिसिएशन है? इट मींस कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन हमको निकालना पड़ सकता है अमाउंट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्या आइडिया दे रहा है? कैन आई से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंंग एक्टिविटी का फर्स्ट आइटम दे रहा है। हमको कहां से स्टार्ट करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, यस और नो? तो लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन? यस मैम। फिर मैम इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है। क्या दे रखी है? इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं दे रखी है। तो इन्वेस्ट अपन को ये समझ में आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं होगा। ठीक है। प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस, इस साल इंटरेस्ट कॉस्ट लगी है 25,600। तो क्या भी डाल देंगे? नहीं डालेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज ऑन अक्रूवल बेसिस, पेड बेसिस पे है। क्या कहीं ना कहीं लेजर दे रखा होगा, कुछ लेजर बनाना होगा। हर आइटम्स पढ़ते जाओ। देन इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, मैम ये हमको कौन से लेजर में काम आएगा? इनकम टैक्स के लेजर में आएगा। कुछ बचा? नहीं बचा। चले आगे। मैम नॉन करंट एसेट्स है, इसमें दे रखा है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, यस और नो? अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर हम बाद में समझेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, 6,753,100 का ओपनिंग है और क्लोजिंग 9,04,760 का है। मूवमेंट है, मतलब कुछ डिफरेंस आ रहा है, मतलब या तो खरीदा होगा, बेचा हो, कुछ तो किया ही है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मूवमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स का मूवमेंट हम कहाँ डालते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मैम डाल देंगे क्या? अभी नहीं डालेंगे। ठीक है, अभी हम सारे आइटम्स पढ़ रहे हैं। देन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इसमें भी मूवमेंट है। इट्स मींस या तो शेयर्स इशू किए हैं, यस और नो? शेयर प्रीमियम, मैम इसमें भी मूवमेंट है, मतलब या तो शेयर पैसा आया है। मैम रिटेन्ड अर्निंग में भी मूवमेंट है, यस और नो? सो डू यू थिंक जितने भी आइटम्स हैं अदर देन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, सबका लेजर बनेगा, यस और नो? बनेगा। यस मैम। मैम लीज दे रखा है, मैम नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, और करंट लाइबिलिटी में भी लीज का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। डू यू थिंक लीज अकाउंट एक ही बनेगा जिसमें करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी को ऐड करके कर देंगे, यस और नो? वो तो आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में बाइफरगेट किया, अदरवाइज चीज तो एक ही है। तो क्या करोगे? एक लेजर बनाओगे जिसमें पूरी टोटल लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, टोटल लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, यस और नो? ठीक है। मैम बोरोइंग्स है इस साल की, डेफर्ड टैक्स है, डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस आ रहा है। इट्स मींस मैम इसमें भी कुछ मूवमेंट है। ट्रेड एंड अदर्स पेबल्स, लीज एंड टैक्सेशन, कोई ऐसा आइटम जो हमने पहली बार देखा अभी तक, हमने जो अभी तक इतने सारे चैप्टर्स में डिस्कशन नहीं किया? ड्यूरिंग द ईयर नेचर बॉय प्लाक इशू फर्दर ऑर्डिनरी शेयर्स, तो उसने क्लियरली बोला है कि हमने फर्दर ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है। पहले हम सारे पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं, देन उसको वाइफरगेट कर देंगे कि किसका कौन से रिलेटेड है। क्योंकि हो सकता है नीचे और वो दे दे कि उसने बायबैक भी किया है, आप लेजर बना लो और मालूम पड़े बायबैक की डिटेल अपन ने डाली ही नहीं। तो एक बार सारा पढ़ लेते हैं। सो कैन आई से इट इज रिलेटेड टू द शेयर कैपिटल, यस और नो? Yes, ma'am. Ma'am, intangible assets costing 10730 relating to the development expenditure were capitalized during the year. It means आपने कोई खर्चा किया था, उसको आपने intangible assets में क्या किया? कैपिटलाइज्ड किया। तो कोई आइटम जो ऑलरेडी डेबिट था, आपने और डेबिट किया कितने से?
आपने इंटेंजिबल एसेट्स को कैपिटलाइज किया तो एसेट्स बढ़ाया होगा ना, यस और नो? तो मैम ये कौन से एसेट से रिलेटेड हो गया? इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। Included in trades and other payables at 30th September 2009 is an amount 5,000 in respect of accrued interest. मतलब आपके ट्रेड एंड अदर पेबल्स में, ठीक है, 30 सितंबर 2009 मतलब करंट ईयर में, ये वाला 257,000 का जो बैलेंस है उसमें उसने बोला है 5,000 अक्रूड इंटरेस्ट है, मतलब आउट ऑफ दैट 5,000 कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पेबल है, यस और नो? मतलब उसने बोला है कि जो आपकी ट्रेड ऑन अदर पेबल्स 257,000 का बैलेंस है उसमें से 5,000 का एक ऐसा बैलेंस है जो इंटरेस्ट पेबल है। इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करना होगा तभी तो लाइबिलिटी में होगा, नहीं तो रिसीवेबल्स होता है, यस और नो? और वो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा कि नहीं, कि ओपनिंग होगा? एंड द प्रायर ईयर अमाउंट एसोसिएटेड विद दिस 3,000 मतलब इस वाले बैलेंस में 3,000 कैन आई से इसका ओपनिंग बैलेंस हुआ, यस और नो? किसी को डाउट? अक्रूड इंटरेस्ट था इसमें। देखो, आप इससे नहीं पता कर सकते थे पेबल और रिसीवेबल, बट ये कौन से हेड में पड़ा है? पेबल्स के हेड में, तो इट मींस इट्स योर इंटरेस्ट पेबल। और अगर ये रिसीवेबल्स में होता तो व्हाट वी से इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्लियर है? क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट दोनों जगह आ सकता है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 2,006,000, क्या उसने डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया? तो अगर मैं कुछ और ना भी करूं तो कैन आई से मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड होना चाहिए, तो क्या करूंगी? चलो अभी ऐड मत करो, मत करो, यहाँ पे मत लिखो एंट्री, ठीक है। सो कैन आई से दिस ये डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट से रिलेटेड होगा कि इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होगा? टेंजिबल, बिकॉज इंटेंजिबल पे क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन। सो मैम इधर क्या आएगा? टेंजिबल एसेट्स। अब बाइफरगेट कर लो, तो जैसे हम लेजर में पोस्टिंग करते जाएंगे हाथों हाथ इनकी पोस्टिंग इनके रिस्पेक्टिव हेड्स में करते जाएंगे। अभी एक की पोस्टिंग कर दी तो दूसरे आइटम छूटने का रिस्क रहता है, ठीक है। Included in a operating profit is a profit of 50,100 in respect of disposal of machine. It means can I say मैंने इस साल कोई tangible assets बेचा? कितने में प्रॉफिट में बेचा? 50,100। कैन आई से जो भी प्रॉफिट होता है 50,100 का मतलब जो भी मैंने प्रॉफिट पे बेचा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड हो गया होगा? आपको हटाना पड़ेगा, यस और नो? यस मैम। तो मैम ये यहाँ पे क्या करेंगे, वापस लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स। And thus machinery had a carrying amount of 15,070 at the disposal date. आप लोगों को मुझे बताना है मुझे टोटल कैश कितना रिसीव्ड हुआ इस केस में, डिस्पोजल जो मैंने किया उसमें कैश कितना रिसीव्ड हुआ? पढ़ो। फिर फिफ्थ वाली लाइन में पता चल जाएगा कितना कैश रिसीव्ड हुआ। बोलो। कॉमन सेंस की बात लगाएं दर्शिता, आपके पास 100 रुपए की चीज थी और उस पे आपको प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का, तो आपने कितने में बेची होगी वो चीज? 300 में। आपकी बुक्स में उसकी कैरिंग वैल्यू 15,070 है और उस चीज पे आपको प्रॉफिट हुआ है 50,100 का, तो बेची कितने में होगी? लॉजिक कि कुछ ऐसा जो हमने अभी तक नहीं समझा था। तो कैश कंसिडरेशन अगर पूछें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का तो कितना आएगा? 65,170, यस और नो? During the year, right of use of assets were acquired under a lease with a present value of minimum lease payment of 1,40,000.
कैन आई से मैंने एक राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड किया होगा 1,40,000 का, और उसके अगेंस्ट में एक लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड की होगी 1,40,000 की, यस और नो? हाँ, राइट एंड यूज ऑफ एन एसेट, क्लियर, यस और नो? यस। अब मैम व्हाट वी हैव टू डू, पहले हम लेजर्स बना लेते हैं। हम वी स्टार्ट विद द बैलेंस शीट आइटम्स, ठीक है, बैलेंस शीट्स के लेजर्स बनाते हैं, देन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। मतलब ये जो सारे एडजस्टमेंट्स है, पहले इन एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट दे देते हैं, इन सारे एडजस्टमेंट्स का, फिर हमारी पीएनएल का आइटम उठाएंगे और फिर बैलेंस शीट का उठाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आइटम किससे रिलेटेड है? ऑर्डिनरी शेयर से, ठीक है। तो हमारा पहला वर्किंग नोट क्या बनेगा? यस और नो? खोलो। बनाओ, ऑर्डिनरी शेयर का लेजर बना के दिखाओ। दिख रहा है ऑर्डिनरी शेयर का डेटा? चलो, ऑर्डिनरी शेयर का नई भी वर्किंग नोट बनाए। सो कैन आई से, मैं यहाँ पे लिखूंगी इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑर्डिनरी शेयर्स इज रिलेटेड टू दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। आपकी शेयर्स, इसमें और तो कुछ नीति डिटेल नहीं दे रखी है कि इतने के बायबैक किया है, कुछ क्या इसकी फर्दर डिटेल दे रखी है। इट मींस आपके पास पहले 246,500 के शेयर्स थे, अब 306,500 के हैं, तो कितने से शेयर कैपिटल इश्यू की होगी? सो कैन आई से, मैंने शेयर कैपिटल इश्यूड कितना इनफ्लो हुआ होगा? यस और नो? बोलो। यस मैम। तो साइमल्टेनियसली शेयर प्रीमियम भी आया होगा, कितने का आया होगा? मैम ओपनिंग इज 2,003, क्लोजिंग कितना है? 250,700 माइनस 2,003,000, तो कितना आया? 50,400। तो इन शॉर्ट 1,04,000, नहीं, हाँ 1,10,400। Can I say it is an inflow from financing activity? Yes or no? Yes, ma'am. So, ma'am, we are done with ordinary shares and share premium. Clear? Yes, ma'am. Ma'am, ये वाला पॉइंट कर लिया, सेक्शन फर्स्ट पॉइंट कर लिया क्या? यस मैम। मैम सेकेंड पॉइंट क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। सो क्या इसका लेजर बना ले? यस मैम। इनटेंजिबल एसेट्स क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस बताओ, क्या दे रखा है ओपनिंग बैलेंस? वेरी गुड मैम, 3,020,700। यस। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 3,50,700। पॉइंटर क्या बोल रहा है? पॉइंटर बोल रहा है कि इस साल 1,0730 को क्या किया? कैपिटलाइज किया, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स को और डेबिट किया होगा, यस और नो? सो मैम क्या हुआ होगा? कैपिटलाइज्ड कितना? 1,07,300। निकालो बैलेंसिंग फिगर। कितना? क्या शो कर रहा है ये?
ये बैलेंस क्या शो कर रहा होगा? क्या आप इंटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन नहीं करेंगे? अभी तो उसने सेल की कुछ इंफॉर्मेशन दी क्या? नहीं दी। तो व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि मैम ये जो एसेट्स है उसको अमोर्टाइज्ड किया गया है, यस और नो? तो क्या होगा ये? अमोर्टाइजेशन। और मैम ये अमोर्टाइजेशन पीएनएल में लेस हुआ होगा, हम क्या करेंगे? तो क्या कर देंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आके? कितने से? लॉजिक बैठ रहा है या नहीं? फिर क्या हमने सेकेंड कॉलम सॉल्व कर लिया पूरा? जो इसने सेकेंड पॉइंटर दिया था क्या हमने वो सॉल्व कर लिया? यस मैम। और मैम कौन सा हेड सॉल्व कर लिया? इनटेंजिबल एसेट। कुछ बचा क्या? ओपनिंग क्लोजिंग का मूवमेंट और कुछ नहीं। अब क्या सॉल्व करेंगे? ट्रेड, नहीं ट्रेड पेबल्स नहीं। क्या लेंगे? इंटरेस्ट पेबल्स। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? क्लोजिंग कितना? पीएनएल में। बाकी तो कोई इंटरेस्ट पेबल का लेजर नहीं दे रखा। पीएनएल में डाल रखा है इंटरेस्ट कॉस्ट 25,600। एसओपीएल में अगर डेबिट किया है तो इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट किया होगा, यस और नो? कितने से? निकालो इंटरेस्ट पेड। वेरी गुड। कौन सी एक्टिविटी में शो होगा? हाँ, फाइनेंसिंग। कैन आई से मैं डायरेक्टली इसकी पोस्टिंग कर दूं इंटरेस्ट पेड 23,600? कुछ अलग जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, यस और नो? यस और नो? नहीं। मैम सिंपल सी बात है, अगर मैं ये ट्रेड पेएबल्स का बैलेंस निकालूं तो ट्रेड पेबल्स का बैलेंस कितना आना चाहिए? 5,000 हटाने के बाद 257। तो कैन आई से 252,000 बचना चाहिए पेबल्स का बैलेंस, क्योंकि 5,000 तो उससे रिलेटेड है। तो बाकी कौन से क्रेडिटर्स कितने के हुए? 252,000 के, यस और नो? और 2,10,700 का अगर 3,000 इंटरेस्ट पेबल है, क्या है? इंटरेस्ट पेबल है। तो 2,700 क्या मेरा अदर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, यस और नो? ठीक है। तो मैम ये आपने अलग से क्यों निकाला? क्योंकि जब हम वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट लेंगे तो हम ये वाला मूवमेंट नहीं लेंगे 257 से 210। हम कहां से लेंगे? 252,000 से 207700। क्लियर है? यस और नो? चलो। सो मैम इससे हमने क्या किया? हमने इंटरेस्ट कॉस्ट को भी रिजॉल्व कर ली, यस और नो? चलो। फिर मैम हमारा थर्ड पॉइंटर भी सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। पार्ट 4 इज टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन। तो कैन आई से दे आर टॉकिंग अबाउट टू मेक नॉन करंट एसेट्स का लेजर, यस और नो? यस मैम। ओपनिंग बैलेंस बताओ। 675,300। क्लियर? मैम नॉन करंट एसेट्स टेंजिबल। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं कि कंफ्यूजन आ रहा है दिमाग में? दर्शिता, क्या कंफ्यूजन? हो गया क्लियर?
मैम क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 904760। यहां तक सेटल्ड? यस मैम। अब चलो पूरी बात करें। मैम इसने बोला इस साल डेप्रीसिएशन कितना लगाया? 200600। ये आया डेप्रीसिएशन? यस और नो? मैम इसने बोला है कि हमने एक एसेट्स बेचा है जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? तो आप यहां लेजर में कितना सेल्स डालोगे? क्योंकि जितने की वैल्यू थी आपने कितना भी प्रॉफिट कमाया होगा, एसेट तो उतने से ही कम होगी जिस वैल्यू में आपकी बुक्स में थी। आपकी बुक्स में कितने पे थी? तो मैम यहां पे आएगा डिस्पोजल। कितने का? कितने का आएगा डिस्पोजल? 15070। यहां तक सेटल्ड हो ना? क्यों डिस्पोजल 15070 ही आया है? डन? यस मैम। यहां तक सेटल्ड। अब मैम इसने एक लास्ट पॉइंटर 6 में बोला है कि हमने एक राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट लिया है और लीज लाइबिलिटी। कैन आई से उसने एक टेंजिबल एसेट्स बढ़ाया है? यस और नो? सो कैन आई से यहां पे आएगा राइट ऑफ यूज एसेट्स 1,40,000। यस और नो? यस और नो? बताओ बैलेंसिंग क्या आया? कितना आया? पीबल खरीदा के बेचा? खरीदा। डेबिट आया है। डेबिट आया मतलब एसेट्स खरीदी होगी तभी तो एसेट्स बढ़ी होगी। यस और नो? तो मैम बैलेंसिंग फिगर, कैन आई से एसेट परचेज इन कैश? दैट अमाउंट रिप्रेजेंट एसेट्स परचेज इन कैश। कितने का? 305130। डन? किसी को डाउट? ये आपने बनाया है अभी तक लेजर। क्या बनाया? लेजर। अब केनाई से हम इस लेजर की पोस्टिंग करें, कहाँ क्या क्या डाटा आएगा? तो केनाई से पहले तो आएगा डेप्रीसिएशन लेस होगा। यस और नो? कहाँ पे लेस होगा? कि ऐड होगा? ऐड होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना करो, मैं बहुत गलत गलत बोलती हूँ। ऐड डेप्रीसिएशन कितना? 200600। डेप्रीसिएशन ऐड हुआ। डू यू थिंक इसने हमको क्वेश्चन में बोला था कि इसने प्रॉफिट कमाया है 5100 का? कैन आई से दैट प्रॉफिट इज ऑलरेडी एडेड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो हमको हटाना पड़ेगा। ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड है। हमको तो नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग का प्रॉफिट है क्या हमारे, तो इन्वेस्टिंग का है। तो हम क्या करेंगे? लेस प्रॉफिट ऑन सेल। कितना? कितना? डन? किसी को डाउट? डाउट? नहीं। मैम हमने डेप्रीसिएशन की एंट्री कर दी, हमने प्रॉफिट की एंट्री कर दी। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स कोई कैश में आया है क्या? नहीं आया है। मैम हमने एक एसेट परचेज की है, उसकी एंट्री करना बाकी है। यस और नो? अब मैं एक और एक्टिविटी लिखूंगी। कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैन आई से परचेज एसेट? कितने का? 3। आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? आउटफ्लो है। मैंने एक एसेट बेचा, बेचा भी है ना, तो इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो? इनफ्लो। तो कैन आई से सेल ऑफ एसेट्स? कितने का? मैम एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 15।
15070 एसेट का वैल्यू था, और उस पे प्रॉफिट कमाया कितना? 50,100। तो हमारा टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ? यस और नो? कुछ ऐसा जो अभी तक हमने नहीं सीखा, बोलना पड़ेगा। डन? सो कैन आई से जितने एडजस्टमेंट दे रखे थे उनके लेजर बना लिए, उन लेजर से रिलेटेड हमारे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो भी पोस्टिंग होनी थी कर ली। अब क्वेश्चन खोले सीधे, अब पीएनएल का एक एक आइटम उठाते हैं और देखते हैं इसका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कहां जाएगा। पीएनएल, पीएनएल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमने ले लिया, इन्वेस्टमेंट इनकम है नहीं, और मैम इंटरेस्ट इनकम का ट्रीटमेंट हम दे चुके हैं, तो सिर्फ एक बचता है विच इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। क्या पीएनएल का कोई भी आइटम बचा इसके अलावा? दिख रहा है क्या बचा हुआ? नहीं। अभी इनकम टैक्स तो मैम सबसे आखिरी में बना, ऐड लेस करते हैं लेजर बना के रख लेते हैं, आखिरी में ऐड और लेस कर लेंगे। यस और नो? तो किसका बनेगा लेजर? कल सिखाया था, डीटीए डीटीएल का साथ में बनाते हैं। यस और नो? तो बनाओ। दे रखा है हमको डेफर्ड टैक्स क्या? मैम ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स का कितना, और टैक्सेशन का कितना, तो टोटल कितना आया? 267280 आया। यस मैम। मैम क्लोजिंग बैलेंस देखें, 1,80,000 प्लस आया टोटल। यार मैं भी कैलकुलेटर यूज किया, क्या मेरे को तो बता दो। 299,870। पीएनएल का आइटम ट्रांसफर कर दे क्या, जो पीएनएल से इस साल क्रिएट किया है, पीएनएल में डेबिट किया होगा और क्रेडिट किया होगा टैक्सेशन। तो कितना आया पीएनएल से? निकालो बैलेंसिंग फिगर। क्या आ रहा है? टैक्स पेड आ रहा है कि रिसीव? मैम यहाँ पे आएगा टैक्स पेड कितना? 410। हमको ये पता है, हम पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में जाके टैक्स पेड माइनस करेंगे। यस और नो? क्या पीएनएल का कोई भी आइटम बचा अभी कैलकुलेशन में? नहीं। अब बैलेंस शीट का एक एक आइटम ले, उनके मूवमेंट्स देख लेते हैं, जहां जिनको जाना है वहां डाल के क्लोजिंग कर देंगे। यस और नो? चल मैम, हमने इंटेंजिबल एसेट्स कर लिया, करा? क्या हमने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कर लिया? यस मैम। अब बचता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मूवमेंट हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ऑपरेटिंग में। ले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। यस मैम। मैम ये रही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मूवमेंट देखते हैं। चलो, इन्वेंट्री पहले 163,200 थी, अभी हो गई 20100। क्या हुआ होगा? आउटफ्लो के इनफ्लो? इन्वेंट्री बड़ी मतलब खरीदा, खरीदा तो पैसा गया होगा, तो मैम क्या करेंगे? कितने रुपए का? 37। कैसे आया? मैम ये आया है 1201100 माइनस 163,200। लॉजिकली भी बैठ रहा है लोगों को? यस और नो? मैम ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या हमारी बुक्स में कहीं बोला है इसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल का बैलेंस है? यस और नो? नहीं बोला है, तो सिर्फ इनका प्योर मूवमेंट देखेंगे। पहले थे 27100, अब है 300,500। आउटफ्लो के इनफ्लो? आउटफ्लो। आउटफ्लो है तो क्या करेंगे? लेस कित क्या? रिसीवेबल्स कितना? 300,500 माइनस 270,170 कितना आया?
13 30370 ठीक है, डन, यस और नो, कुछ अनयूजुअल नहीं, ठीक है। मैम कैश का लेंगे क्या? नहीं लेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग के मूवमेंट्स को जब ऐड करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? 5620, ठीक है। सो कैश को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। चलो मैम, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गई, शेयर प्रीमियम हो गई, अब बचता कौन सा लेजर है? रिटेन्ड अर्निंग। मैम मूवमेंट तो दिख रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है लेजर बना के देख लो कि ये मूवमेंट आपको क्या डिविडेंड पेड बता रहा है या नहीं बता रहा है। लेजर बना ले। बताओ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या है? कहाँ लिखूं डेबिट के क्रेडिट? कहाँ लिखूं? क्रेडिट, ऑब्वियसली यार, इक्विटी हमेशा अपना फॉर्मेट याद रखो। एसेट्स डेबिट और एवरीथिंग इज क्रेडिट, तो अगर वो क्रेडिट है तो वो क्रेडिट का ही बैलेंस होगा। क्लियर? अनलेस ये नेगेटिव ना दे दे, अगर ये नेगेटिव दे देते तो क्या होता बैलेंस? डेबिट। अगर पॉजिटिव है मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना? 148210, क्लियर। क्लोजिंग कितना? 215610। बच्चे क्या करते हैं, वो पहले पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, फिर वो सॉल्व करते हैं इन्वेस्टिंग, फिर वो सॉल्व करते हैं फाइनेंसिंग। कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है? जैसे आपने प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाया, डू यू थिंक वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को भी कवर कर रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी कवर कर रहा है? कर रहा है। होगा क्या, अगर आप अलग अलग बार करोगे तो आपको पीएनएल अकाउंट, मतलब आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट दो तीन बार देखना है। अब हमारा एक बार पोस्टिंग करने के बाद क्या हमको उस अकाउंट को खोलने की जरूरत है? हमने इन्वेस्टिंग की भी पोस्टिंग कर दी, हमने डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन सबकी पोस्टिंग कर दी। नहीं तो होगा क्या, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए डेप्रीसिएशन देखोगे, सारी चीजें देखोगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करोगे तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए वापस लेजर देखोगे। तो बेस्ट तरीका होता है एक लेजर बनाओ, उसकी तीनों एक्टिविटीज में पोस्टिंग कर दो, तो बार बार क्वेश्चन को रिविजिट नहीं करना पड़ता है। जर्नली मैं पहले क्या कराती थी, मैं बच्चों को पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करवाती थी, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो उनको लगता था कितना कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कराती थी पता है? ताकि ये वाली जो मेथड मैं सिखाना चाह रही हूँ आपको, उसका जब तक हम वर्स्ट नहीं देखते ना, तो हमको कोई चीज अच्छी मिलती है उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती है। अगर पर कल जिस हिसाब से आप लोग स्ट्रेस में दिख रहे थे कैश फ्लो के चक्कर में, इसलिए मैंने आपको वर्स्ट नहीं दिखाया। पर आप समझो दिस इज द बेस्ट तरीका टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप करके देखना, जब तीनों सॉल्व करोगे ना अलग अलग, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। मैं क्रिएट करती हूँ जानबूझ के बच्चों के माइंड में, ताकि उनको रियलाइज हो कि करना कैसे है। बट कल आप लोगों की स्थिति देख के मैंने करवाया नहीं, बट ये दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैम, ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, अब क्या करेंगे इसमें? बैलेंसिंग। क्या करेंगे? मैम ओपनिंग रिटेन अर्निंग हो गया, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग है, अब और क्या डिटेल आती है इस लेजर में? मैम इस साल का प्रॉफिट ट्रांसफर करो ना, जो प्रॉफिट कमाया है पीएनएल का, क्या वो प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर करोगे तो क्लोजिंग कैसे आएगा? तो मैम इस साल प्रॉफिट कितना कमाया? 57,400। तो एसओपीएल से प्रॉफिट कितना आया? आया या नहीं? तो कितना डिविडेंड पेड आया? आया डिविडेंड पेड, कैसे मालूम पड़ा? क्या इसने बोल रखा था? कहीं भी हिंट दी? नहीं दी। तो आपको फिगर आउट करना है कि पूरे साल भर का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा, तो ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर क्या कितना आया डिविडेंड पेड? $500,000। क्लियर? कहाँ जाएगा ये? कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैन आई से मैं यहां जाके लिखूंगी क्या? डिविडेंड पेड कितना? डन? कोई डाउट? यस मैम। चलो, तो मैम हमने रिटेन्ड अर्निंग भी सॉल्व कर लिया, हमने लीज का लेजर सॉल्व किया क्या?
नहीं, तो अब लीज का लेजर बना ले। डालो। ओपनिंग कितना आएगा? प्लस कितना आया? 2,81,000। डन। यस मैम। मैम क्लोजिंग बैलेंस कितना? 3,10,000 प्लस 63,000 कितना आया? 3,73,000। ठीक है मैम, उसने क्लियरली बोला है कि वो लीज पेमेंट्स कितना करता है हर साल। कितने का पेमेंट कर रहा है लीज पेमेंट्स? 140। तो आपने क्या किया होगा, इतना का पेमेंट किया होगा, यस और नो? करो माइनस। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। हेलो। यस। गुड आफ्टरनून। आप कौन? अनमोल, मेरी बात सुनो ना, अभी मैं क्लास में हूँ, कैन यू टॉक कॉल में लेते? हेलो। मेरी भी क्लास चल रही है। देखो, सॉरी, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, प्लस उसने क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ यूज एसेट्स एक्वायर्ड, उसने नई लीज में और एंटर किया है। और नई लीज में एंटर किया है तो कितने की लीज में एंटर किया है, लाइबिलिटी कितने की बढ़ेगी? निकालो बैलेंसिंग, कितना पेड किया इस साल। तो मैम इधर ही आएगा ना, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड। तो मैम उसने 48,000 क्या किया इस साल? पेड किया है, यस और नो? समझ में आया? तो पेड लीज लाइबिलिटी का पेमेंट कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग। सो कैन आई से लीज पेड कितना? और पेड होगा तो आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा? आप नहीं कर रहे हो कैलकुलेटर पे? लिख रहे हो ना कॉपी में? डन। सो कैन आई से हमारा लीज वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, यस और नो? यस मैम। अब एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा सिर्फ लेजर का कमाल है? अगर हमको ओपनिंग क्लोजिंग और पीएनएल का मूवमेंट लिखने को आता है तो कुछ करना ही नहीं, बैलेंसिंग फिगर तो पेड ही है। अगर बैलेंस उधर है तो रिसीव्ड है, इधर है तो पेड है, यस और नो? बोरिंग्स 70,000 से 60,000, कुछ और दे रखा है क्या बोरिंग से रिलेटेड डेटा? नहीं। तो कहना इसे पहले बोरिंग 70,000 की थी, इस साल 60,000 की है, तो मैंने 10,000 का पे कर दिया होगा। तो डायरेक्ट लिख लूं क्या, बोरिंग पेड कितना? डन। ठीक है मैम, डेफर्ड टैक्स का हम लेजर बना चुके हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया है पर बना चुके हैं, यस और नो? यस मैम। मैम ट्रेड एंड अदर्स पेबल्स, कितने के ट्रेड्स थे पहले? 20700 के ट्रेड पेबल्स थे, अब हो गए 250,000। इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। क्यों इनफ्लो है? क्योंकि अगर लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, तो मतलब पे तो नहीं किया, तो वी आर अज्यूमिंग कि पैसा हमारे पास आया है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली पैसा आता है क्या? नहीं आता है, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपके पास पैसा नहीं भी जाना, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि पैसा आ गया। ठीक है, तो मैम क्या हुआ, इनफ्लो या आउटफ्लो? जो लाइबिलिटी 2,07,700 की थी, अब वो बढ़ के 252,000 हो गई, पैसा तो गया नहीं। पैसा नहीं गया तो क्या होगा?
इनफ्लो। तो मैम ऐड करेंगे कि लेस? ऐड। ट्रेड पेबल्स कितना? 44,300। मैम अब बचा लीज और टैक्सेशन। क्या इनका इम्पैक्ट, टैक्सेशन का इम्पैक्ट दिया नहीं है पर कैलकुलेट कर लिया है। क्या आपको पूरे पीएनएल में, बैलेंस शीट में, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन दिख रहा है जिसका इम्पैक्ट नहीं दिया? तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन हटा दो। ठीक है, अब लगाओ टोटल, इसका प्रॉफिट का टोटल लगाओ। कितना? टैक्सेशन का इम्पैक्ट तो नहीं दिया। 9 लाख बोलना। 240 आया। अब ये तो क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, यस और नो? अब क्या करेंगे, लेस टैक्स। कितना निकाला था? 97,410। क्या माइनस करेंगे? अब बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कितना है? डन? यस। 830 है। डन? यस और नो पीपल इन द क्लास? कुछ अलग आ रहा है क्या किसी का? एक चीज, आपने जो इंटेंजिबल एसेट्स खरीदी, डू यू थिंक ये जो आपने एक एसेट्स को कैपिटलाइज्ड किया होगा, ये जो 107300 का है ना, इंटेंजिबल एसेट्स को कैपिटलाइज किया होगा, दिस इज ऑल्सो द आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नॉट? आपने कोई इंटेंजिबल एसेट्स ऑब्वियसली कैपिटलाइज किया, तो कैपिटलाइज किया होगा तो खरीदा ही होगा ना इस साल के, नहीं कि बस बिना खर्चा किए कैपिटलाइज कर लिया। खर्चा करते तभी कैपिटलाइज करते हैं, यस और नो? तो कैन आई से 10730 इज आल्सो द आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? 10730। बताओ पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल बताओ। बोलो। अरे ये 5-6 डिजिट ही प्लस माइनस करने हैं, क्या आ रहा है? 4 आउटफ्लो है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारा आउटफ्लो है, मतलब हमने ज्यादा पैसा लिया नहीं है, पेमेंट किया है। डन? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल बताओ। राधिका बताएंगी। बोलो ना, कुछ तो आया होगा कैलकुलेटर पे। जिसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी आ गया। अब वो तीनों एक्टिविटीज का प्लस माइनस करके देखो कि नेट आउटफ्लो है कि इनफ्लो है। राधिका आप मुझे आंसर बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। यस। है?
नेट आउटफ्लो है। राधिका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? 3 लाइन, 3 ही डिजिट्स थे। चलो ये कंफ्यूजन होगा कि इनफ्लो है कि आउटफ्लो, कोई बात नहीं, छोड़ो। पर अमाउंट क्या आया? हाँ, कोई बात नहीं। कितना आया? कॉपी, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा ना, वर्किंग करी हुई है। वर्किंग का टोटल लगा के बताना है बस। नहीं किया ना? मुझे कॉपी शो करना आपकी। कॉपी शो करना। आपको पता है मैंने क्यों पूछा था आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप देखो, इफ यू नॉट फीलिंग वेल यू कैन अपफ्रंटली सेज के मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई रियली डोंट वांट टू डू। मैं मना करती? आई एवर प्रेशराइज समवन कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा? मैं कितने स्टूडेंट्स को बोलते नहीं पढ़ने की इच्छा हो, थोड़ी देर बाहर जाके चिल मार के आ जाओ। बट डोंट लाई सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू आर टेलिंग मी। दैट्स व्हाई मैंने अपनी स्क्रीन हटाई, क्योंकि मुझे पता था स्क्रीन से टोटल तो हर कोई लगा के देगा टोटल। क्या टोटल आ रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 3 4 आउटफ्लो है ना, 34720, बस 260। और नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना? कैश पूरा नेट आउटफ्लो आ रहा है ना, कितना आ रहा है? कैन आई से मैं पिछले साल का ओपनिंग अगर इसमें ऐड करूंगी और इस साल कैश का मूवमेंट ये है, सो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलना चाहिए, यस और नो? चलो आ गए कैश पे। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 13,250। और आउटफ्लो माइनस करो, कितना गया पैसा बाहर? 13,250 माइनस आपका ओपनिंग कैश है। और इस साल नेट क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ, पैसा गया ही। तो अगर पैसा गया है तो बैलेंस कितना बचना चाहिए? कितना बचना चाहिए? 5620। सो कैन आई से हिंस प्रूव्ड कि हमने जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बनाया। सो अगर आपको बेसिकली अगर क्वेश्चन से समझ में आया होगा, तो मेरा सिर्फ एक मेन पर्पस आपको समझाने का ये था कि चाहे इन्वेस्टिंग हो, ऑपरेटिंग हो, फाइनेंसिंग हो, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। हमने क्या इसको पीएनएल के फॉर्मेट से लिंक करने की कोशिश की कि पीएनएल में भी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग है, तो हमारे लिए वो चीज हाइप बन गई। अगर मैं आपको वेरी जीरो डे से पीएनएल का फॉर्मेट तब पढ़ा के आती, वही फॉर्मेट, और आज नहीं बताती, तो शायद आपके दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। समझ में आया? इसीलिए मैंने बोला था बस एक दिन वेट करो, मेरे को उस लेवल तक आने दो, जो समझा रही बस सुन लो। जब मैं कराऊंगी तो अपने आप चीजें क्लियर होगी, हुई या नहीं? और अगर लॉजिकली देखो तो मैम ये पूरा कैश फ्लो सिर्फ लेजर पे डिपेंड करता है। ओपनिंग, क्लोजिंग, पीएनएल का मूवमेंट, जो बैलेंस आएगा या तो रिसीव्ड होगा या तो पेड होगा। बट मैंने कल आपकी सिचुएशन देख के आपको वर्स्ट नहीं सिखाया है, तो प्लीज अपना नेतागिरी में वो वर्स्ट मत करना कि एक पहले ऑपरेटिंग, पूरी ऑपरेटिंग सॉल्व कर रहे हो, फिर बाद में पूरी इन्वेस्टिंग और बाद में पूरी फाइनेंसिंग। आप नहीं कर पाओगे, मगअप हो जाएगा। हर चीज को 2 2 3 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मेरा पैटर्न देखा हो क्वेश्चन सॉल्व करने का, हम क्वेश्चन को रिविजिट नहीं करते हैं बार बार। अभी मैंने क्यों आपके सामने पूरा क्वेश्चन पढ़ा? ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एडजस्टमेंट्स क्या है। नहीं तो मैं तो एक एक एडजस्टमेंट्स करके उनकी पोस्टिंग करा के खत्म करवा देती हूँ। बट अभी सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इसलिए मैंने क्वेश्चन एक बार पढ़ा और फिर हमने उसके एडजस्टमेंट्स किए। बट फिर भी हमने कोई कोई एडजस्टमेंट रिविजिट किया क्या? कोई भी लेजर को रिविजिट किया क्या? तो बेस्ट तरीका होता है लेजर बनाओ, उसका जहां जहां इंपैक्ट जा रहा हो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में डाल दो। एटलीस्ट अटका के आ जाओ। ये नहीं कि कैलकुलेशन में ले लो, अटका दो वहां पे। तो आपको क्या होगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बार बार लेजर्स अकाउंट्स नहीं खोलने पड़ेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? तो कैश फ्लो इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट व्हाट वी आर अज्यूमिंग यस्टरडे। क्लियर? मैम क्या एग्जाम्स में ऐसा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है? देखो, पहले तो आता ही नहीं था, पहले तो आता ही नहीं था। अब आ रहा है तो हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते कि वो क्या पूछेंगे।
क्योंकि उन्होंने थोड़ी बोला है कि हम सिर्फ ए सेक्शन में पूछेंगे या बी में टेस्ट करेंगे या सी में करेंगे और कैसे क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे। आया ही नहीं आज तक, तो हम कैसे बताएं कैसा होगा। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर 2-3 बार कैश फ्लो के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में डर नहीं लगेगा, चाहे कैसा भी आए। ठीक है। अभी तक 11th-12th की मेंटालिटी होती थी, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो छोड़ के चले जाते थे। कोशिश करना एफआर में कि हम सारे टॉपिक्स पढ़ के जाएं। बिकॉज आप एक टॉपिक सोचोगे कि ए सेक्शन का नहीं आया और गलती से एग्जाम में क्वेश्चन सिंगल एंटिटी का बैठ गया, तो आपको समझ में आ रहा है 2 नंबर तो गए गए उस टॉपिक के जो आने थे, और वो कहाँ पे बैठ गया, 20 नंबर के क्वेश्चन में बैठ गया। तो क्या होगा, अगर पीएनएल का आइटम है तो अगर पीएनएल में गलत लिखा तो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड गलत होगा, तो आपका बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसलिए ट्राई करना कि हम कोई भी टॉपिक एग्जाम्स में छोड़ के ना जाए। हमको नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर समझाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताएगा। बट हाँ, आप ऐसे समझोगे बस टीचर ही अकाउंटेबल है, तो वो गलत है, क्योंकि टीचर पढ़ा चुका है एक बार। देखो, 2 तरीका होता है। जैसे टीचर को स्टूडेंट को ट्रीट करने का एक तरीका होता है, सिमिलरली स्टूडेंट का भी टीचर को ट्रीट करने का एक तरीका होता है। यू शुड बी ऑलवेज हम्बल विद द टीचर कि यार मैम हमसे नहीं आया, हमको समझ में, क्या आप समझा सकते हो, समझा देना। दोनों एटीट्यूड में डिफरेंस है, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला था, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप वर्किंग कैसे बनाओगे, टी कॉलम में बनाओगे, या तो आप वर्किंग कैसे ऐसे कहानी में लिखोगे। प्रेफरेबली आप अपना प्रेफरेंस चूज करना, पर जर्नली प्रेफरेंस होता है टी कॉलम कर लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। इनमें बैलेंसिंग निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और निकाल भी लोगे तो समझ में नहीं आएगा कि रिसीव्ड था कि पेड था। तो बेस्ट तरीका होता है, अपने टी कॉलम बना लो, टी फॉर्मेट्स बना लो और ऐसे सॉल्व कर लो, तो आपका जो भी बैलेंसिंग आएगा आपको अपने आप समझ में आएगा पेड है कि रिसीव्ड है। लाइबिलिटी कम हो रही होगी तो ऑब्वियसली वो पेड हो रहा होगा, और एसेट्स बढ़ रही होगी तो भी पेड हो रहा होगा। हो ही रहा होगा ना, ऑब्वियसली एसेट्स बढ़ रही तो खरीदी गई है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम्स में, जिसमें मैंने नहीं बताया था कि एक ओल्ड एसिड्स के बदले न्यू एसिड ले लिया है, तो वो लेजर मैं आपसे बनवाना चाह रही थी। सो व्हाट यू हैव टू डू, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1। आप क्या करके आओगे? वाह यार, इतने इंटेलिजेंट हो गए हो आप लोग कि मेरे बिना बोले ही समझ में आ गए। क्या करना है, घर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक हमेशा रखना, हमको सॉल्यूशन देखना नहीं है, हम आंसर्स देख सकते हैं। आंसर्स मतलब कि अच्छा, प्रॉफिट मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, बस। अब वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे किए वो हमको देखने का राइट नहीं है। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना नहीं बनेगा, मैं कराऊंगी क्लास में बैठ के। ठीक है, वो वाला पॉइंट। अब जैसे ये ऑर्डिनरी शेयर्स 50 सेंट ईच, ठीक है, 50 सेंट ईच। तो ये कितनी शेयर कैपिटल, ये तो शेयर कैपिटल दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 600 कैसे निकाले मैम? 300 डिवाइडेड बाय 0.50, बिकॉज शेयर कैपिटल दे रखी है और उसमें न पर शेयर की प्राइस डिवाइड कर देंगे तो कैन आई से हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। और ये 50 सेंट दे रखी है, मतलब पर शेयर की प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी हो गई? 0.5 डॉलर। ठीक है, वो मिल जाता तो बेस्ट होता यार। एग्जाम किट में था क्या? कहीं तो था यार।
यस। देखो, आपने नहीं पढ़ा है। जर्नली हमारा एक लीज लाइबिलिटी का एक चैप्टर है। आप किसी प्रेमाइसेस को रेंट पे लेते हो, जर्नली लीज लाइबिलिटी, लीज को हम क्या बोलते हैं? लीज इज अ फैंसी टर्म्स। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो रेंटल्स होता है, ठीक है। आपने अगर ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज कभी सुनी है क्या? नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है कि वो ये बोलते हैं कि जब भी हम लीज में एंटर करें, सपोज मैंने ये बिल्डिंग को लीज पे लिया, यू और फॉर द यूज ऑफ 5 years, ठीक है। सो डू यू थिंक 5 साल मैं इस बिल्डिंग को यूज करूंगी, इससे रिस्क, रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स, रेवेन्यू सब अर्न करूंगी, तो लीगली तो यू नॉट अलाउड टू बी कंसिडर एज योर प्रॉपर्टी बिकॉज यू आर नॉट दी ओनर। बट हमारा IFRS 16 बोलता है कि अगर आप ऐसी लीज में एंटर कर रहे हो, लीज पीरियड जैसे 5 years एक सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम का है, तो आप जितने भी पीरियड के लिए आप उसको यूज कर रहे हो बेनिफिट्स, तो आप उसको आपकी एक एसेट मान लोगे, और उस एसेट को आप रिकॉर्ड करते हो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। तो अगर आप कोई एसेट रिकॉर्ड करते हो तो आपकी डेबिट होती है, तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट इज ऑल्सो डेबिट, और इज योर एसेट तो हम कहाँ शो करते हैं? नॉन करंट एसेट्स में शो करते हैं, ठीक है। एंड इस रूल को बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि भले से उसका लीगल फॉर्म यू आर नॉट दी ऑनर, क्या ऑनरशिप है आपके पास, बट उसका एक्चुअल वजूद क्या है? आप 5 साल यूज कर रहे हो, आपके बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हो, क्या उसका ऑनर उसको यूज कर पाएगा? नहीं। तो 5 साल के लिए सारे बेनिफिट्स आप ले रहे हो, तो 5 साल के लिए वो एसेट्स आपकी कहलाएगी, जिसलिए इसलिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म के थ्रू हम उस एसेट्स को हमारी बैलेंस शीट में एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, 5 साल आपने एसेट रिकॉर्ड किया है तो 5 साल के लिए आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम IFRS 16 डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे तो आपको लॉजिक वाइज भी समझ में आ जाएगा कि क्यों, किस लिए, कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes, मैम। फिर हम अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, स्मॉल स्मॉल से क्वेश्चन जिसमें हमको लेजर्स बनाने हैं, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वैसे करते हैं। कल मैं ढूंढ के लाती हूँ, अगर वो पुरानी बुक में भी हुआ, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम करेंगे जरूर उस क्वेश्चन को। एंड व्हाट यू हैव टू डू एट योर होम, इसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और पीएनएल का डिफरेंस, तो हमको पता है कि पीएनएल किस पे बनता है? अप्रूवल बेसिस पे बनता है। कैश फ्लो किसके बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे बनता है। सो आप एक बार फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि थ्योरी इतनी रेलिवेंट नहीं है, तो एक बार आप पढ़ के आना। जो पॉइंटर्स आपको नहीं समझ में आएगा आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, ठीक है। डन। अल्फेज, समझ में आया क्या क्वेश्चन? यस मैम। नैना, अपन क्लास क्यों नहीं आए? पायल। मैम मैं आपको पर्सनली टेक्स्ट करती हूँ, देयर इज सम इम्पोर्टेंट। ओके नैना। पायल, मैम मैं यस तो कभी मैम। क्लास आई ही नहीं, कैश फ्लो समझ में आया? यस मैम। पार्ट समझ में आया कैश फ्लो? कल कैश फ्लो वाइंड अप करेंगे, देन परसों से मतलब फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। मंडे की कौन सी तारीख को है? 1 को है। सो 2 को भी सेशन रखिएगा, 3 को आई अपडेट। मोस्टली तो सेशन नहीं रहेगा, रहेगा तो फिर वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा। और ऑनलाइन भी रहेगा तो वो आफ्टर इवनिंग का ही टाइम रहेगा या आफ्टरनून का रहेगा, मॉर्निंग तो नहीं रहेगा। जो हमारा भी 11 to 1 है वो तो नहीं रह पाएगा, ठीक है। मैम कल क्लास है? यस।
ओके मैम। कल क्लास है, मैं आप लोगों से पूछ नहीं रही हूँ कौन इंटरेस्टेड है कौन इंटरेस्टेड नहीं है, हम क्लास रखेंगे ही सही ताकि हम कैश फ्लो को वाइंड अप कर पाए। एम आई क्लियर? यस किसी मैम। का किसी का कोई प्लानिंग तो नहीं है कि मैम आप तो कभी लेते ही नहीं थे, अब हमने सैटरडे को कमिटमेंट कर दिया हमारी गर्लफ्रेंड को कि हम सारे इंदौर में जितने भी गणेश जी लगे सब दिखा के लाएंगे। अब है, कर रखा है, भावेश तो बोल रहा है कर ही रखा है, अब बोलना पड़ेगा कि नहीं लेके जाऊंगा। संडे में? हाँ, कौन बोला संडे? पार्थ के भावेश? भावेश बोला ना संडे, कौन बोला संडे? मैं तो कुछ बोला, एक आपके आप जिनके साथ बैठे हो ना वो आपको परेशान कर रहे हैं, छोड़ो उनसे दोस्ती।
चलो, कभी कभी ऐसा नहीं लगता क्या टाइम पास ही करे, चलो पढ़े ही नहीं। मेरे को भी ऐसा ही लगता है आज लग रहा है। चलो आज का क्वेश्चन भावेश ही सॉल्व करेगा। लाओ क्वेश्चन लाओ। मेरे को परसों लग रहा था गणेश चतुर्थी की अब बस छुट्टी आ गई शायद 3-4 दिन की। फिर रियलाइज हुआ कि अच्छा तो अभी वेनेसडे ही है, थर्सडे और फ्राइडे दो 2 दिन और सैटरडे मैंने अलग से अलग कर दिया। यार बहुत बुरा लगता है सैटरडे को काम करना, एक्सट्रीमली बुरा लगता है। अरे पर मैंने छुट्टियां ले ली ना अभी बहुत। आई आई हैव टू कंपनसेट। अगर आपको छुट्टियां लेना अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे भी लेना अलाउड नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा मिल रहा है उस चीज के लिए, ऐसा मत समझना कि ये तो अच्छा है लेगी इसे क्योंकि पैसा मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोगों के साथ डिले ना हो जाए, आपका कोर्स डिले ना हो जाए उस चक्कर में ले रही हूँ। नहीं तो मैं तो किसी पैसों के लिए तो ना काम करूँ सैटरडे। मैं जब इस इंस्टीट्यूट आई थी तब मैंने क्लियरली कह दिया था सारे दिन काम करूंगी पर सैटरडे संडे तो नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, किसी भी हालत में ना करूंगी। चलो, बिलो आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पूकी कंपनी। स्टेटमेंट क्या नाम रखते हैं यार ये भी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समटाइम्स ऐसा लगता है अपनी इंग्लिश में ही कुछ डिफॉल्ट है कि अपन इनका नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। प्रॉफिट बिफोर इनकम्स एंड टैक्सेस। अब देखो मैंने नहीं बोला कितने महान लोग होते हैं ये लोग कि आईएफआरएस 18 अपडेट कर दिया, पर इन क्वेश्चंस को अपडेट करना भूल गए। पहले कहां से शुरू करते थे हम, यहीं से शुरू करते थे और उन्होंने कहानी भी यहीं से शुरू करके दी है। ठीक है मैम। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ ये जो पीएनएल का इनकम टैक्स एक्सपेंसेस है ये अक्रूवल बेसिस पे होता है कि पेड बेसिस पे होता है कि प्रोविजन होता है? पेड। मतलब रितोष जब भी बिजनेस करेगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर की रात को 12 बजे बैठ के, नहीं यार टैक्स तो भरना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। भैया 2-3 महीने तक लोग टैक्स नहीं भरते। टैक्स याद है रिटर्न भरना था 680। ठीक है तो मैम दिस इज अ प्रोविजन, इट इज नॉट द पेड अमाउंट। एम आई क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स दे रखी है जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2280,850। मैम अगर यहाँ पे कॉस्ट नहीं दे रखी इट्स मींस हम अज्यूमिंग कि इट कैरी एट कैरिंग वैल्यू, उनकी कैरिंग वैल्यू पे है, मतलब डेप्रीसिएशन लेस होने के बाद लिखी गई वैल्यू है। यस और नो? मैम ऐसी कैसी बैलेंस शीट कि नॉन करंट एसेट्स के बाद इक्विटी, तो वो यहाँ पे दिखना भूल गया कि दिस इज ड्राफ्ट, इट्स नॉट कंप्लीट बैलेंस शीट। दिख रहा है कि एसेट के बाद सीधे इक्विटी है ना, तो ये ड्राफ्ट है, मतलब आपने उसने आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं। फिर शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है। मैम ओपनिंग क्लोजिंग और करंट ईयर का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बैलेंसिंग क्या निकलेगा? वेरी गुड यार, वेरी गुड, सुन रहे हो आप बहुत अच्छे से। नॉन करंट लाइबिलिटीज मैम लीज, डेफर्ड टैक्स, करंट लाइबिलिटी, लीज एंड टैक्सेशन। कुछ अनयूजुअल नहीं। Profit for the year is after charging depreciation on the property, plant and equipment is 2,50,000। मतलब ये प्रॉफिट का नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया। अगर इस लाइन को समझोगे तो लगेगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन इज 2,50,000, बट उनके कहने का मतलब है कि प्रॉफिट जो दे रखा है विच इज आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑफ ₹2,50,000। एम आई क्लियर? अगर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती तो हम समझते हैं कि दिस इज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, यही समझ रहे होते हैं। ठीक है इसके लिए इंग्लिश खराब होना बहुत जरूरी है, जो मेरी है। चलो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 80,000। मतलब एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी 80,000 विद अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 60,000, तो आज उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी? वेरी गुड, तो इट मींस दैट मैम इस वाले केस में क्या होगा 20,000 ना कि 80,000। एम आई क्लियर? बात लॉजिक बैठ रहा है ना? नहीं बैठ पा रहा। मैम हमने एक एसेट जब खरीदी थी तो कितने में खरीदी थी और आज तक उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगाया, तो आज की वैल्यू कितनी बची 20,000। तो ये अपन वी आर अज्यूमिंग कि दिस इज कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट द कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग तो इसमें 850 में से हमको 20 माइनस करना है ना कि 80, क्योंकि 80 तो कॉस्टिंग थी उसकी। यस और नो? ठीक है, और उसको बेचा कितने में?
20,000 की थी, 20,000 में बेच दिया, कोई प्रॉफिट एंड लॉस? और कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, तो क्या इसके ऊपर कोई प्रॉफिट एंड लॉस ऐड हुआ होगा? डन। During the year ended 31st March 2001, the entity acquired property, plant and equipment through a lease arrangement. It means that हमने year end पे एक lease अरेंजमेंट से एक राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट क्रिएट किया होगा और एक लीज लाइबिलिटी इंकर्ड की होगी। यस और नो? कितने की ली? 7,20,000। कैन आई से मेरे नेट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में एक एसेट्स ऐड होगा, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट 7,20,000 और लीज लाइबिलिटी में भी एक लाइबिलिटी इंकर्ड होगी 7,20,000 की। यस और नो? On 11 June 2010, मतलब somehow middle of the year, 1 for 5 bonus issues was made. हर 5 के बदले मैंने कितने शेयर्स दिए? Utilizing share premium on 18th August 2010, further share issues was made in cash. आपको पता है जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है ना, तो कंपनी को पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। पर कंपनी शेयर कैपिटल तो बढ़ाती है, यस और नो? तो कंपनी कहां से पैसा निकालती है? कंपनी प्रीमियम से निकाल देती है और कहां डाल देती है? शेयर कैपिटल में। क्योंकि जब आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए पैसा आया क्या? नहीं आया। तो क्रेडिट शेयर कैपिटल होती है, बट डेबिट क्या होगा? शेयर प्रीमियम। प्रीमियम से पैसा लेती है और शेयर कैपिटल इशू करती है। यस और नो? अब क्वेश्चन ये है कि उसने बोला है कि आप इनके लेजर्स बनाएं और हमें बताएं कि कितना अमाउंट किससे इशू किया है। सो मैम टैक्स पेड का अगर लेजर बनाना पड़ेगा, सो ओपनिंग दोनों का साथ कर, चलो बनाओ, बनाइए। टैक्स पेड का लेजर बनाओ, बताओ कितना टैक्स पेड किया है।
डाला। डेप्रीसिएशन 2,50,000 डाला। यस मैम। मैम हमारे पास एक प्लांट है जिसको हमने बेचा है कितने में? 20,000 में। उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है हमारे लिए? तो कितनी जाएगी बुक्स में? 20। बिकॉज मैम ऑब्वियसली यहाँ पे उसने कॉस्ट लिख के दी है क्या? दिस इज द कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन सिर्फ एक का ही दिया है, बाकी रिमेनिंग एसेट्स का दिया है क्या? नहीं दे रखा है। तो वी आर अज्यूमिंग कि एक कॉस्ट कैरिंग वैल्यू पे है। क्लियर? फिर मैम हमने एक राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स प्लांट एक्वायर्ड किया है, कितने का? सो क्या ये हमारी एसेट्स को बढ़ाएगा 7,20,000 से? यस और नो? आपने एक लीज पे एक प्लांट लिया, मैंने क्या बोला? जब आप लीज पे एक प्लांट लेते हो तो आप उसको आपका एसेट मानते हो, तो जब एसेट माना होगा तो डेबिट किया होगा राइट टू यूज एसेट्स। तो क्या इसका पेमेंट किया है? आज नहीं किया है, वो तो लीज लाइबिलिटी के थ्रू पेमेंट होगा। तो एसेट्स तो बढ़ी। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर कितने का एसेट्स खरीदा? 980। समझ में आया ना? योर नेम इज राशि ना? कितना आया? 19,750। नया? अरे ओपनिंग बैलेंस बताओ। ओपनिंग कितना लिखा? क्लोजिंग कितना? डेप्रिसिएशन कितना? सेल कितना? राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कितना? क्या रितोष, क्या समझ में नहीं आया? इसलिए तो एक एक पॉइंटर पढ़ते जाओ और पोस्टिंग करते जाओ। डन? आया सबको समझ में? अब इसकी जो रिमेनिंग है, शेयर इशू, प्रोसीड्स, डिविडेंड पेड एंड लीज पेमेंट्स, क्या आप कर लेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन करो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। You not need to make ledgers and anything. You just use your calculator and plus minuses. Six four four seven. Darshita? 6,747. 6447. Very good. Mac.
क्या है, कैसे आया? ऐड करेंगे। आगे कैरी ऑन। ऐड करें, हाँ राइट। हाँ पीपल, विष्णु क्या यार, क्या आ गया? सी मैम 6477 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी डेप्रीसिएशन लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। प्रॉफिट ऐड था तो क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे। मैम इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है मतलब खरीदी गई है, तो क्या हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा। मैम इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, ऑब्वियसली रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, तो आप पता है क्या क्या करो, अगर आपको कोई भी इन्वेंट्री समझ में आ रही है बढ़ने घटने से, तो रिसीवेबल्स का नाम हटा के क्या लिख दिया करो, वहां पे भी इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री बढ़ रही है मतलब पैसा गया है, आउटफ्लो है। और इंक्रीज इन पेबल्स मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं जा रहा है, तो पैसा क्या आ रहा होगा, आ रहा होगा। इट इज कॉल्ड इनफ्लो। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स कौन से में आएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एंड पेड, फाइनेंसिंग। यस, महक, इंटरेस्ट, बोरिंग रीपेड, ठीक है। अर्लियर इंटरेस्ट पेड इज क्लासिफाई अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन दिया गया, अदरवाइज तो क्या ही इस क्वेश्चन में है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिव योर फीचर्स कि आप एक महीना बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो, तो इट्स योर कैश का नेगेटिव बैलेंस। तो जब हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहीं भी दिया गया होगा, तो उसको जब हम कैश नहीं लिखते, कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो कैश अगर प्लस में है तो प्लस करोगे, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में लिखी मतलब कैश का बैलेंस नेगेटिव है, तो आप उसमें माइनस करके लिखोगे, पर कैश इक्विवेलेंट में लिखोगे। आप ना ही ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई नहीं करोगे। क्लियर है? फाइनेंसिंग पर नहीं जाता। बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिव यू 1 मंथ फीचर कि यार अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अप टू दैट अमाउंट इतना चार्ज कर सकते, इतना विड्रॉ कर सकते हो। पर ये फीचर्स हमको कोई भी नहीं बताता कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपको तो एक फीचर दे रहा है, पर बैंक के पास एक राइट होता है, वो कभी भी किसी भी दिन आपको बोल सकती है पैसा वापस करो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैंने 1 महीने के लिए था तो मैं 1 महीने बाद ही बोलूंगी। बैंक को आज जरूरत है तो बैंक आज उठा के बोल सकती है पैसा रीपेड करो, तो दैट अमाउंट शुड बी रीपेड टू द बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए उसको हम कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं। ठीक है? मैम यस पीपल। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में कब आने लगा? महक कल ही तो सिखाया था कि इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता। पहले इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई करते थे, अब इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं महक। ओके मैम। ये देखो कहाँ गई हमारी बुक्स, ये दिख रहा है, इंटरेस्ट पेड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यस दिख रहा मैम। है? अब से फाइनेंसिंग में आएगा। हाँ पहले कहाँ आता था, पहले ऑपरेटिंग में, तो पहले का क्या आता था हमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। यस मैम। वैसे भी आपको मालूम, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड डिपेंड करता है आपका मेन कोर्स बिजनेस क्या है। इफ माय बिजनेस इज फाइनेंस, मैं लोगों को लोन देती हूँ, तो वो मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कौन सी अब जैसे मेरा बिजनेस का काम ही है कि मैं जगह जगह इन्वेस्टमेंट करती हूँ,
तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करूंगी तो रिटर्न तो मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, तो क्या वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिटर्न है? नहीं, वो मेरा किसका रिटर्न है? ऑपरेटिंग। तो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। और ये जो क्लासिफिकेशन दे रखा है ये एक नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से दे रखा है कि नॉर्मल आपका बिजनेस इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है। एम आई क्लियर? यस मैम। कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? एमए लगता है क्या? सैटरडे को भी लगता है? यस वाह मैम, यार, कल भी लगेगा। मतलब बहुत स्टूडियस सर मिले हैं आप लोगों को। चलो, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम।